प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे शाम करीब 5:30 बजे अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे कच्छ का भी दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और नामित सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित आज देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना की जगह लेंगे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाए जाने के पश्चात जस्टिस उदय उमेश ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक 74 दिन का होगा। सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने शुक्रवार को लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर आवश्यक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश अपने सेवानिवृत्ति से पहले आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। The popular perception is that the Indian judiciary was alien and quite distant to the general public. There are also still millions of suppressed people who needs judicial help, who are apprehensive to approach the judiciary in times of need. वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने इस्तीफे में कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला और जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। अब आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी नेताओं ने आजाद का खुलकर समर्थन किया है। जिन 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उनमें जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम और आरएम चिप का नाम शामिल है। ये सभी नेता कांग्रेस से विधायक रहे हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने की जानकारी राजभवन को भेज दी है। माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन को अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। सोरेन के लिए राहत की बात यह है कि उनके फिर से चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है और ट्वीट कर आरोप लगाया कि अब उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त के उपहारों को लेकर एक ठोस बहस की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव से पहले वादे करने वाले राजनीतिक दलों को खर्चों का ध्यान रखने के लिए बजटीय प्रावधान करना चाहिए, न कि अन्य संस्थाओं पर बोझ डालना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के साथ अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करना है। भारत और अर्जेंटीना ने शुक्रवार को अपने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने और विविधता लाने, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन सहित उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए नए क्षेत्रों में इसका विस्तार करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक और गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफियरो के बीच संयुक्त आयोग की बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में यह बताया गया है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को एक बार फिर से जैवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया। नीरज ने लुसाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक प्रतियोगिता जीत ली। इवेंट में अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चोपड़ा लुसाने में जीत के साथ प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ से बैन हटा लिया है और इसी के साथ अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी एक बार फिर से भारत को मिल चुकी है। इससे पहले फीफा ने यह कहकर बैन लगाया था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं हो सकता, जबकि भारत फुटबॉल में कोर्ट की बनाई हुई कमेटी में काम कर रही थी। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। 27 अगस्त से क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज होगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फाइनल 11 सितंबर को होगा। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। श्रीनगर की एक अदालत ने ईडी के द्वारा दायर क्रिकेट घोटाले की शिकायत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य को तलब किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए श्रीनगर के जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश ने समन जारी किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते। इसमें सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हैं। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया है कि वे सक्षम प्राधिकरणों की अनुमति के बिना चल रहे धार्मिक और प्रार्थना सभागारों को बंद कराने के लिए कदम उठाएं। न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने इस संबंध में मल्लापुरम के नुरुल इस्लाम संस्मारिका संगम की याचिका खारिज कर दी। इसमें एक वाणिज्यिक भवन को धर्म स्थल में बदलने की मांग इस आधार पर की गई थी कि उनके समुदाय के लिए 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, इसलिए क्षेत्र में एक हॉल की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
ध्वस्तीकरण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि टावर ध्वस्त करने की पूरी प्रक्रिया में आसपास रहने वालों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा नई दिल्ली पहुंचे। वे 3 साल बाद दिल्ली आए हैं। लद्दाख बौद्ध परिसंघ और लद्दाख गोम्पा परिसंघ से जुड़े विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के निमंत्रण पर कुछ अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए वो 40 दिन लद्दाख प्रवास पर थे। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हाई कोर्ट से मार्च निकालने की परमिशन मिल गई है। दरअसल पुलिस ने उन्हें पदयात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी थी। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बताया गया। पुलिस की ओर से रोक लगाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कोर्ट का रुख किया है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा पदयात्रा के अंत में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के लिए लौह अयस्क के वार्षिक उत्पादन की सीमा बढ़ा दी है। ये सीमा मौजूदा 2.8 करोड़ टन से बढ़ाकर 3.5 करोड़ टन प्रतिवर्ष कर दी गई। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को गुजरात के कच्छ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट हरामी नाला क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नौका जब्त की। इसे एक मछली पकड़ने वाले नौका के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जांच जारी है। नागालैंड को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद दूसरे रेलवे स्टेशन की सौगात मिली। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले राज्य के पहले रेलवे स्टेशन के रूप में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 1903 में हुआ था। बिहार में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए, जिसके साथ विशेष सत्र का समापन हो गया और इस विशेष सत्र में ही महागठबंधन सरकार ने बहुमत साबित किया। असम के बोंगई गांव जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अल-कायदा के भारतीय महाद्वीप स्थित संगठन से जुड़े होने का आरोप है। राजस्थान में बारिश के बाद भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश के कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं और इसी बीच एनडीआरएफ की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। चंबल नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 14 मीटर ऊपर है। फिलहाल बारिश रुकने की वजह से पानी के 2 दिन में खतरे के निशान से नीचे आने की उम्मीद है। वहीं चंबल नदी के किनारे बसे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य के अतिवृष्टि प्रभावित धौलपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को नियम के अनुसार त्वरित सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। प्रदेश के कई इलाके डूब गए हैं। औरैया में बाढ़ से 15 गांव प्रभावित हैं। कानपुर में गंगा बैराज से करीब 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे प्रयागराज, उन्नाव, फतेहपुर के निचले इलाके डूब गए। इन इलाकों की स्थिति पहले से खराब है। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से राजापुर, बघाड़ा और दारागंज के इलाकों में जलभराव हो गया है। कानपुर में पानी छोड़े जाने के बाद से यहां के लोगों की चिंता बढ़ गई है। निचले इलाकों में जलभराव होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बांधों का जलस्तर बढ़ने के बाद इसमें पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धारोई बांध के ऊपर इलाकों में भारी बारिश के कारण 70,000 क्यूसेक से अधिक पानी नदी में छोड़ा गया। ओडिशा में महानदी और स्वर्णरेखा नदी में दोहरी बाढ़ के कारण करीब 100 गांव अब भी जलमग्न हैं। 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में कुल 10 लाख लोग आपदा के कारण प्रभावित हुए। राज्य में पिछले 15 दिन में डायरिया और दूसरी बीमारियों के लगभग 900 मामले सामने आए हैं। पिछले 2 सप्ताह से लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित जिलों से डायरिया के मामले सामने आए हैं। डायरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित कोरापुट और रायगढ़ इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।